हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप रह रहे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम में डे 13 13वां दिन है जो कि हम आज करेंगे। 12 दिन हमने अच्छी तरीके से कर लिए हैं, जिसमें हमने 6 वीडियो हैं जो कि इंडियन पॉलिटी की थी वो कंप्लीट कर दी हैं। आज हमने छः वीडियो, उसके बाद हमने भारत के भूगोल की हैं। भारत के भूगोल में आज की जो वीडियो रहेगी वो 7वीं वीडियो रहेगी। इसके बाद एक आध वीडियो और है जो कि आपके भारत के भूगोल की आएगी। इस प्रकार हम भारत के भूगोल को 7 से 8 क्लास में कंप्लीट कर देंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है उनको हम कवर कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम करते चलेंगे 45 दिनों में कंप्लीट। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। जीएस वाला पोर्शन है जो कि यूकेपीएससी में पूछा जाता है, उसको आप अच्छा बना सकते हैं। बाकी आप उत्तराखंड के लिए तो परीक्षावाड़ी रट ही रहे होंगे। तो दोस्तों कुछ टॉपिक हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश आजकल कर रहा हूं। तो टेलीग्राम पर मैं कुछ टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उस टॉपिक को अगर मैं यहाँ पर नहीं करा पाता हूँ वीडियो के माध्यम से, तो उस टॉपिक को मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, फ़ोटो खींच के या फिर नोट्स भेज के आपको वहाँ पर। तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर जुड़ना, वहाँ पर से आप अपनी तैयारी को और आगे को बढ़ा सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप मेरे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा रहे होंगे। 45 पेपर, क्वेश्चन पेपर में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन पेपर करा दिए हल, आप उनको ज़रूर देखना। और हिंदी की क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से कराई जा रही है और रीजनिंग की क्लास भी। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस देख लेना भाई। हिंदी आपको 20 में से 15 प्लस नंबर आपको इन वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो 15 प्लस नंबर आप अच्छे तरीके से ला सकते हैं। थोड़ा और एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे तो 20 में से 18-19 नंबर आप ला सकते हैं। तो इसलिए आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनगणना का। तो यहाँ से आज के वीडियो से आपको 2 प्रश्न के लगभग देखने को मिलेंगे। इसमें हम बात करेंगे भारत की जनगणना की, और भारत की जनगणना से एक प्रश्न है यूकेपीएससी के एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछ ही लिया जाता है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें जनगणना का क्वेश्चन स्किप किया गया हो। तो इसलिए आप इस टॉपिक को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लो। इस जनगणना के बाद हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे और टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक नेशनल पार्क है जो कि आपके यूकेपीएससी पूछ लेता है, तो वहां से भी आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 नंबर हैं जो कि आज की वीडियो आपको दिलाएगा। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर की प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बना लें और नोट्स बना के बाद में रिवीजन करें। आपके आने वाले एग्ज़ाम तक ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करें भारत के जनगणना की, तो 2011 की जनगणना है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या देखें, सबसे पहले भारत में अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट ही लिखे हैं। इनको मैं अभी आने वाले समय में धीरे धीरे करते समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिखो कि जो जनगणना है वो राज्य सूची का विषय है। ये क्या है? राज्य सूची का विषय है। ये जनगणना जो है राज्य सूची का विषय, ये संघ सूची का विषय है। ये क्या है? संघ सूची का विषय है। संघ मतलब केंद्र सूची का विषय है। और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में किया गया है। जनगणना का जो प्रावधान है वो अनुसूची 7 में किया गया है। ठीक है, इतनी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू की गई। भारत में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भारत में सर्वप्रथम जनगणना। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, 1872 में। और किसने करवाई थी ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस समय यहाँ पर
लॉर्ड मेयो नाम का एक ब्रिटिश वायसरॉय हुआ करता था, उसने सर्वप्रथम भारत में जनगणना की शुरुआत की थी। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नियमित जनगणना, इसने रेगुलर जनगणना है जो कि नहीं की थी, लेकिन हम अगर बात करें नियमित जनगणना की तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना इसकी शुरुआत 1881 में की गई। कब की गई नियमित जनगणना की शुरुआत? 1881 में की गई। किसने? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। इतनी बात है जो कि यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं, महान जनगणना विभाजक वर्ष। विभाजक वर्ष कौन सा है? महान जनगणना विभाजक वर्ष कौन सा है? तो ये होगा 1921 का। 1921 का ये क्या है? महान जनगणना विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस समय 1921 की जो जनगणना हुई थी उस समय जो जनगणना की वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में चली गई थी पहली बार, तो उसको हम क्या कहते हैं? महान जनगणना विभाजक वर्ष इसको बोला जाता है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये है 15वीं जनगणना। ये क्या है भाई? 15वीं जनगणना है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये है 15वीं जनगणना। अगर हम देखेंगे 1881 से लेकर तो 2011 तक ये 15वीं जनगणना है जो कि प्रत्येक 10 साल के बाद कराई जाती है। अब अगर हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? 1947 के बाद पहली बार जनगणना जब की गई थी, तो उस समय से अभी तक स्वतंत्र भारत में जो जनगणना है ये 7वीं जनगणना है। क्या है ये? 7वीं है। किसकी? स्वतंत्र भारत की। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, कभी कभी इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखो हम 2011 की जनगणना पे आ जाते हैं, और ये कितनी थी जनसंख्या? कुल जनसंख्या कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितनी जनसंख्या थी, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि 121 करोड़ यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से पुरुषों का परसेंटेज कितना है, महिलाओं का परसेंटेज कितना है? तो पुरुषों का प्रतिशत यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, जो कि 51.47 है। कितना है भाई? 51.47% है, जो कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर महिलाओं की संख्या, महिला कितनी थी? 48.53%। 48.53% है यहाँ पर की महिलाएं हैं। तो ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर आप देख लो। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भारत की जनसंख्या? तो विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का भारत की जो जनसंख्या है वो है 17.7%। 17.7%। ये भी आप नोट डाउन करके लिख लो कि विश्व की जनसंख्या का कुल 17.7% है भारत की जनसंख्या। और ये दूसरे नंबर की जनसंख्या रखता है भारत चीन के बाद। आने वाले समय में ये चीन को भी पिछाड़कर फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, ये भी आप जानते होंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक ये पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, इसका प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि 68.8% है। कितना है भाई? 68.8% है, जो कि क्या है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या है। तो बची हुई जो जनसंख्या होगी 68 में से 100 में से वो क्या होगी? शहरी जनसंख्या होगी, जो कि आपको देखने को मिलेगी 31.2%। 31.2% है, जो कि शहरी जनसंख्या भारत की हो जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम
घटते हुए क्रम में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा, पहला नंबर होगा यूपी का, यूपी का होगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का होगा, फिर उसके बाद बिहार का होगा, महाराष्ट्र के बाद बिहार का होगा, फिर पश्चिम बंगाल का होगा। इस प्रकार से आप 2-3 नाम याद कर सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये है भाई यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य जो हैं वो होंगे सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद मिजोरम में है। तो 2 नाम आप इनको याद कर सकते हैं कि सबसे कम सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताओ भाई भारत की 2011 के अनुसार सर्वाधिक कम जनसंख्या किस राज्य की रही है, तो वो है सिक्किम की। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वो यूपी की है। इस टाइप के प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब हम बात करेंगे 10 की वृद्धि दर। जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है, यहाँ पर हम बात करेंगे। अब 10 की वृद्धि है यानी कि जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 साल में होती है, प्रत्येक 10 साल में होती है। तो 10 साल में कितनी गति से यहाँ पर भारत की जनसंख्या बढ़ी है उसको हम बोलते हैं 10 की वृद्धि दर। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17.7%। 17.7% की गति से भारत की जो है 10 की वृद्धि दर मापी गई है। यहाँ पर भी 17.7% लिखा है मैंने। विश्व की जनसंख्या को कुल प्रतिशत अगर हम देखेंगे तो 17.7 नहीं, इसको आप करेक्ट कर लो, 17.5 होगा। ये कितना होगा, 2 पॉइंट कम कर लो, 17.5 ये होगा। ठीक है भाई, इतना आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 17.5 होगा। सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है वो कहाँ की गई है, इसको आप नोट करो। तो ये है मेघालय की, मेघालय की है जो कि सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर है जो कि आंकी गई है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम की। तो यह है नागालैंड का, नागालैंड यहाँ पर माइनस में 10 की वृद्धि दर थी, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, ऋणात्मक थी। और वो कितनी ऋणात्मक थी, 0.6%। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर किस राज्य की ऋणात्मक रही है, तो वो रही है नागालैंड की। कितनी, -0.6%। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में आ रहे होंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको एग्जाम में करेंगे भाई। याद कर देना, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, पूरा फैक्ट है जो कि आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अगर हम देखें ये एक क्षेत्र मान लें, ये एक क्षेत्र मान लें जिसका 1 किलोमीटर है लंबाई है और 1 किलोमीटर है चौड़ाई है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, वही क्या डिसाइड करेगी, वहाँ की जनसंख्या घनत्व डिसाइड करेगी। तो जनसंख्या घनत्व क्या हो गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, कितने पब्लिक वहाँ पर है, जनसंख्या है, वही जनसंख्या घनत्व होती है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो है कितनी, 382 है भाई, 382। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि जहाँ पर भीड़ वाले ज़्यादा भीड़ है किसी क्षेत्र में, तो वह है बिहार में। बिहार में है जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोग रहते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे कम की, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इस 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मात्र 17 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 17 ही लोग हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में
1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो घनत्व हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि यदि 100 पुरुष हैं किसी भी क्षेत्र में, उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है। 100 में से महिलाओं, 100 नहीं, 1000 पुरुषों में से महिलाओं की संख्या कितनी होगी, वही क्या कहलाता है, लिंगानुपात। ठीक है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है, वही क्या कहलाएगा, लिंगानुपात। अगर वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत का लिंगानुपात था 943, 943 है यहाँ का लिंगानुपात। सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा केरल का। केरल का है सबसे अधिक लिंगानुपात। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो कि आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा होना। हर कोई व्यक्ति आज पढ़ा लिखा है, लेकिन कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि हम उसको साक्षर कहें। ठीक है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई एक व्यक्ति साक्षर है? क्या 10th पास वाले को आप साक्षर कहेंगे, 8th पास वाले को साक्षर कहेंगे, या फिर कोई डिग्री होनी चाहिए उसको साक्षर कहेंगे? तो भारत में जो साक्षरता के लिए निर्धारित किया गया है वो ये किया गया है कि 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए उसको। कितना? 7 वर्ष से अधिक उसकी आयु होनी चाहिए और उसे पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि उसे, अगर वो हिंदी पढ़ लेता है और लिख लेता है तो वो क्या माना जाएगा, साक्षर माना जाएगा, यदि वो 7 वर्ष से अधिक आयु का है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बहुत बार कि इसके लिए जो आयु सीमा है साक्षरता के लिए, जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है 7 वर्ष। अगर हम भारत की साक्षरता की बात करें तो ये है 73%। कितनी है भाई? 73% है भारत की साक्षरता दर। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष हैं 80.9% है पुरुषों की साक्षरता। और अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो 64.6% है महिलाओं की साक्षरता दर भारत की। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, यानी कि सबसे अधिक जो 7 वर्ष से अधिक के लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने का ज्ञान है, तो वो है केरल में। सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है केरल की। अगर सबसे कम की बात करेगा तो एक राज्य आ जाता है जिसका नाम है बिहार, बिहार। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम आकी गई है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये देखो भाई, पूरा चार्ट हमने बना दिया है जनगणना का। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, आपने जिस तरीके से नोट डाउन किया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और चीज़ें हैं जो कि करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जनगणना से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग शॉर्ट वीडियो देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो? क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक शॉर्ट वीडियो। और शॉर्ट वीडियो की खासियत ये है कि मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ देखना, क्योंकि उसमें आपको हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं आपको दिखाई देंगी मात्र 30 सेकंड में। 30 सेकंड में हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जो कवि हैं आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य में, उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर जाके देखना शॉर्ट वीडियो। अब हम बात करें कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर शिशु की भी बात की जाती है भारत में,
शिशु मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष के जिनकी आयु होती है, इनका बहुत बार क्या पूछ लिया जाता है, लिंगानुपात पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, लिंगानुपात। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते, लेकिन लिंगानुपात पूछ लिया जाता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है जो कि इनका लिंगानुपात है। बच्चों का लिंगानुपात कितना है, 918 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश देखो भाई, तो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है। सर्वाधिक जनसंख्या तो ये है भाई दिल्ली, और सबसे कम अगर पूछ लिया जाएगा तो ये क्या है, लक्षद्वीप। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति हैं SC और अनुसूचित जनजाति हैं ST, इनकी भी आपसे जनगणना से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो SC की जनसंख्या यहाँ पर कितनी थी, उसका परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाता है। तो 16.6% 2011 की जनगणना के अनुसार SC की जनसंख्या भारत की थी। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति में और क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनका लिंगानुपात पूछ लिया जाता है। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात 945 है। इनकी साक्षर 10 की वृद्धि दर पूछ ली जाती है। 10 की वृद्धि दर पूछ ली जाती है। 10 की वृद्धि दर तो 20.8% है 10 की वृद्धि दर। और क्या पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जहां पर सबसे ज़्यादा SC की जनसंख्या है वो है यूपी, क्योंकि यूपी की जनसंख्या वैसे ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है उनकी भी संख्या ज़्यादा है। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य प्रतिशत में कौन सा है, यानी कि परसेंटेज में उसकी राज्य की कुल जनसंख्या के परसेंटेज के अगर हिसाब से पूछ लिया जाएगा तो वो होगा पंजाब। पंजाब। एक बात यहाँ पर से ये ध्यान में रखना कि सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, तो ये है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी SC नहीं है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि वह राज्य जहाँ पर एक भी अनुसूचित जाति नहीं है, तो वो है हमारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य। अब हम बात करें अनुसूचित जनजाति की यानी कि ST की, तो इनका परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाता है। 8.6% इनकी जनसंख्या है कुल। यहीं से लिंगानुपात भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात में आप लिखोगे 990 और 10 की वृद्धि दर तो ये है 23.7%। 23.7% है जिनकी 10 की वृद्धि दर है। सर्वाधिक ST वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो ये है MP। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यहाँ पर निवास करती है। अगर हम बात करें परसेंटेज में, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मिजोरम। क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। और अगर हम बात करें जहाँ पर कोई भी ST नहीं है, तो ऐसे राज्य हो जाएंगे हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब
2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। ये जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको महत्वपूर्ण जनसंख्या से, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाने वाले मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहाँ पर आपको रटना पड़ेगा और तथ्य हैं जो कि भूले जा सकते हैं, इसलिए आप इसको मल्टी टाइम रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस में आप लाइए अपनी, तो अवश्य फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सही होंगे, आंसर सही हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ और टॉपिक, तो आप इसको नोट डाउन कर ले तब तक, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में है जो कि लेकर चलता हूँ आप।